1 मिनट 20 सेकंड का टाइम रहता है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन भी दिए इस हिसाब से कि जिसमें 5-5 6-6 मिनट पढ़ने में लग रहा था। यहाँ पे ना एक माफिया चल रहा है, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड माफिया बिकॉज कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप करोल बाग में जाओ, ORN में जाओ, रेंट ऐसा लिया जा रहा है, और मैं आपको 110% बता रहा हूँ, यहाँ पे ना घर एक के ऊपर एक बनाया गया है बिना किसी अथॉरिटी के। डिफ़िकल्ट था पेपर, और डिफ़िकल्ट इसलिए भी था क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चीज़ें कट ऑफ आप देख रहे हो, पेपर में कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का तैयारी का मॉड्यूल भी बदलता जा रहा है। जब से AI चीज़ों में शामिल हुआ तब से लोगों के पास नए नए आयाम हो गए तैयारी करने के। यस, एक रूम मतलब हमारा वही 1 BHK 2 BHK फ्लैट जो भी आप है, अगर मैं 2 BHK की बात करूँ 50,000 रुपीज़ का है। प्लान बी भी नहीं बनाते हैं क्या? एक साइकिल की तरह हो जाता है इंसान के लिए कि यार चलो UPSC दे देंगे तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिर प्लान बी का दिक्कत हो जाता है कि प्लान बी भी नहीं बना रहे, एक टाइम तक हो जाता है। फिर उसके बाद जो है घर से भी पहले सपोर्टिव रहते हैं, घर वाले तो सपोर्टिव रहेंगे, आसपास के लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं। बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जहाँ पर एक इस प्रशासन को चलाने वाला व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना पड़ता है जो एक अनपढ़ है, जिसको ये भी नहीं आता है कि उसे क्या बोलना है। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के नहीं, क्योंकि सभी लोग इस आवाम में उसी प्रकार से हैं। हर पार्टी के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, किसी को राजनीति का अगर आर भी नहीं आता है, लेकिन बस उसके पास अगर फैमिली बैकग्राउंड है, पैसा है, तो वो जाहिर सी बात है वो किसी के ऊपर भी कमेंट करता है। UPSC एक ऐसा सपना जो लाखों आंखों में पलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन होता है। आज हम उन अभ्यर्थियों के साथ बात करेंगे जो हर दिन अपने सपनों, संघर्षों और उम्मीदों के साथ इस सफर को जी रहे हैं। आखिर इस तैयारी के पीछे कितनी मेहनत और कितना दबाव छुपा है, आइए आज उन्हीं की जुबानी जानते हैं। आइए आज बात करते हैं पहले प्रीलिम्स पेपर की। इस बार का UPSC का प्रीलिम्स पेपर कितना डिफिकल्ट था? इस बार का प्रीलिम्स पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मतलब एब्सर्डिटी थी बहुत। क्या बोले, जैसे हम जिस हिसाब से पढ़ के गए थे, 1 साल पूरा मेहनत किया था, अब कब से मेहनत करते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से था। पता है, सिलेबस से बाहर आया था, बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से बाहर आई थी। बहुत सारे, जैसे कि ये 100 क्वेश्चन देते हैं हमें, 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम रहता है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन भी दिए इस हिसाब से कि जिसमें 5-5 6-6 मिनट पढ़ने में लग रहा था हमें, तो वो टाइम भी चले जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे टाइम जाते जा रहा था, दूसरे क्वेश्चन पे दबाव बन रहा था। फिर देखा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत, मतलब अब करंट अफेयर व्यक्ति कहाँ से पढ़े, जैसे UN पीस से रिलेटेड आता, वो 2006 वगैरह के भी पूछा था, वहाँ तक हम कहाँ तक जाएंगे, अब कितना व्यक्ति कितना पढ़े। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो हिस्ट्री के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर जो है AI अलग अलग दे रहा है, या दूसरे भी क्वेश्चन जो हैं, जब AI ही नहीं सॉल्व कर रहा है तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग ये सॉल्व कर देंगे। देखिए, रिव्यू तो इस बात का है कि जब बच्चे पेपर देने के लिए जिस जोश से अंदर गए थे सेंटर्स में, लेकिन जो उतरा हुआ चेहरा लेके नीचे उतरे थे, मतलब आए थे बाहर, तो वो देख के ही, मतलब मैं अकेले खुद को ऐसा फील नहीं कर रहा था कि मेरा खुद का पेपर थोड़ा ख़राब गया है। सभी का ऑलमोस्ट 90% बच्चे वहाँ पे जितने थे, सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे, पेपर थोड़ा हार्ड था, पेपर लेंदी था, सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाइयाँ आई है हमें। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, जितना हम लोग ने आज तक एनालाइज़ किया है, मैक्स टू मैक्स 22 पेजेस का आपका पेपर हुआ करता था ये, बट इस साल 26 पेजेस का पेपर निकाला गया है। कहीं ना कहीं लेंदी पेपर तो आप खुद ही देख लीजिए, वो तो था ही था। अभी आपने सुना होगा हाल में ही प्रीलिम्स के पेपर हुए और बच्चों का रिव्यू उसमें बहुत ख़राब आया है कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है। इस पे आपका क्या मानना है? ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट था। बाकी अगर पुराने समय से कंपैरिजन किया जाए तो इस बार तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पेपर, और डिफ़िकल्ट इसलिए भी था क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चीज़ें कट ऑफ आप देख रहे हो, पेपर में कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का तैयारी का मॉड्यूल भी बदलता जा रहा है। जब से AI चीज़ों में शामिल हुआ तब से लोगों के पास नए नए आयाम हो गए तैयारी करने के, तो इसके हिसाब से तो पेपर टफ था। लेकिन हाँ, जितना होना चाहिए किसी भी एक, आप अगर एज ए कैंडिडेट बात करेंगे तो भाई इतने तो टफ पेपर तो कैंडिडेट कोई भी नहीं निकाल पाएगा, या अगर जो निकालते हैं तो फिर वो गॉड गिफ्टेड ही हैं, क्योंकि नॉर्मल एज ए जब आपके पास सीमित संसाधन है और सीमित संसाधनों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इतना ये कठिन पेपर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, आयोग ने ये चुना है, संवैधानिक निकाय भी है, तो आयोग ने अपने हिसाब से पेपर सेट किया है, तो हम लोग को तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। नाउ द थिंग इज़ दैट कि ये देखिए, हम लोग स्टूडेंट तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बॉडी जो वहाँ पे बैठी है, इसी के साथ साथ जो डिसीजन मेकर्स हैं
वो डिसाइड कर रहे हैं कि पेपर कैसे निकालना है। एंड द थिंग इज़ दैट कि हर साल ना कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, सबसे पहले एक तो इंडिया की आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वाला सोच रहा है कि चलो मैं भी एक बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके ही देखता हूँ। इसी के साथ साथ अगर एज है इंसान के पास, जैसे यूपीएससी का एक एज होता है क्राइटेरिया ओपन वालों का, इट इज़ ऑफ 32 ईयर्स, लाइक 6 अटेम्प्ट एंड 32 ईयर्स। मेरा तो वैसे तीसरा अटेम्प्ट है एंड मैं भी अगर ओपन कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ तो 6 ही अटेम्प्ट दे सकता हूँ। तो अगर कोई बच्चा जैसे बोलता है कि चलो यार प्राइवेट नौकरी तो हमारी लग चुकी है, लेकिन साइड बाय साइड है ना, एक बार तो ट्राई करके देखना ही चाहिए, तो वो भी आके एक बार ट्राई करके देखता ही है। और ट्राई करने के लिए लेकिन उसकी ना साल 1.5 साल की मेहनत तो होती ही होती है। जैसे अगर मैं बताऊँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का लक अच्छा था और मेहनत भी काफ़ी अच्छी थी, उनका आईपीएस कैडर में सिलेक्शन, मतलब आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है, किसी का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन थे, इस हिसाब से लेंदी क्वेश्चन थे, पता है उसको पढ़ने में, जीएस में उसको पढ़ने में 5-5, 7-7 मिनट लगते थे। अगर 1 मिनट 20 सेकंड का एक क्वेश्चन का आप दे रहे हो टाइम, ठीक है ना, ऐसा रहता है। और इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो है 5-6 मिनट एक क्वेश्चन जब जा रहा है उसमें जा रहा है, तो कैसे जो है दूसरे क्वेश्चन का वो होता है। और फिर एब्सर्डिटी इस टाइप से थी कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि सिलेबस कहाँ से है। वो वाला हाल हो गया कि अंडर द स्काई सब कुछ पूछेंगे। इस पेपर को अगर आप पिछले साल के पेपर्स से कंपेयर करते हैं तो इसको कितना हार्ड लेवल में मार्किंग होगा? मतलब मेरे अभी तक का सबसे हार्ड है ये, कि जिस हिसाब से आया पीवाईक्यूज वगैरह बेस्ड, तो पीवाईक्यूज छानते ही रह गए लोगों ने। हम लोगों ने भी 10-10 साल से 15-15 साल के पीवाईक्यूज करे, पर धरी के धरे रह गए सब तैयारी यहाँ पे। कई बच्चे एग्ज़ाम हॉल से काफ़ी मायूस होकर लौटे हैं, इस पे आप क्या बोलोगे? अब एक अगर कोई कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है, वो किसी भी एग्ज़ाम की कर रहा हो, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके साथ बहुत सारी, वो केवल अकेले उस जॉब में नहीं आया है, वो अपने साथ बहुत सारी ख्वाहिशों को लेकर के आया। और ख्वाहिशें ये होती हैं कि जैसे कई गरीब व्यक्ति है तो गरीब अपने माँ बाप की आगे चल कर के हर प्रकार से मदद करना, फैमिली कंडीशन को अच्छा करना, अगर बहन की शादी नहीं हुई तो बहन की शादी करना, देश भर के प्रेशर होते हैं उसके ऊपर। और अगर वो सारे प्रेशर को लेकर आया और कहीं अगर उसका एग्ज़ाम ख़राब होता है तो जाहिर सी बात है ये सारी हताशा उसके चेहरे पे दिखाई देती है। लेकिन ये भी है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर मिडिल क्लास का फैमिली व्यक्ति अगर सोचता है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके तब केवल और केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा तो तब तो अच्छा भी हो सकता है। नहीं तो अगर सारी फैमिली सिचुएशन, अगर सारी स्थितियों की अगर बात करें, अगर सब कुछ वो सोच के चलेगा तो यूपीएससी उसके लिए तो बहुत टफ हो ही जाएगा फिर तो। पैटर्न क्यों नहीं फॉलो हुआ जा रहा है? तो पैटर्न तो देखिए हमारे एनसीईआरटीज़ के अंदर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट इतने डीप क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका ना उनका जो वे ऑफ आस्किंग होता है ना, वो हल्का सा कहीं ना कहीं बदल रहा है, हर साल बदल रहा है। हर साल जैसे आप इस साल का क्वेश्चन देखोगे, 2 से 3 क्वेश्चन हमें सच में लगा कि ये बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन। और हम लोग ना स्टूडेंट है ना, बड़े देखिए, हम लोग नहीं, मैं खुद को नहीं बोल रहा हूँ, सच में स्टूडेंट बहुत मासूम होता है। वो क्या सोचता है कि ना प्रीवियस ईयर पेपर देख लूँगा ना, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है और यही पैटर्न का, चलो ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इसी पैटर्न पे आएगा, वो यही पढ़ के चले जाता है। और वो यूपीएससी वाले जो वहाँ पे बैठे, वो तो थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं, आप लोगों को आओ बताते हैं कि हम लोग क्या चीज़ है। आपने जैसे लक और मेहनत की बात की, तो अगर आपको रेशियो बताना हो दोनों का कि यूपीएससी पेपर कैसे पास होगा, तो आपके नज़रिए में वो क्या है? देखिए, मेहनत इसमें 99.9% है, 0.1% लक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जिस दिन पेपर हुआ था, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने बैठ के हम लोग बात कर रहे थे हमारे फ्लैट में, रूम के अंदर। हम लोग ने एक चीज़ देखा कि JEE और नीट का एक बच्चा, इनका तो भी 1% या 2% पास होने का एक रेशो होता है, इतने सारे जो बच्चे दे रहे हैं ना, है ना। लेकिन यूपीएससी में पास होने का 0.1 से 0.2% सिर्फ एक रेशो है। जैसा कि आपने बताया, आप सालों से, एक साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आई? प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो देखो, ये जब आप शुरू में तैयारी करते तो सब सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद क्या रहता है, मेंटल प्रेशर बढ़ते जाता है ना इंसान का, कि अरे यार अब ये चीज़ें नहीं हो रही है। फिर प्लान बी भी नहीं बनाते हैं क्या, एक साइकिल की तरह हो जाता है इंसान के लिए कि यार चलो यूपीएससी दे देंगे तो हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर प्लान बी का दिक्कत हो जाता है कि प्लान बी भी नहीं बना रहे, एक टाइम तक हो जाता है। फिर उसके बाद जो है घर से भी पहले सपोर्टिव रहते हैं, घर वाले तो सपोर्टिव रहेंगे, आसपास के लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं
कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, कितना टाइम क्यों लग रहा है। अब उनको कौन बताए कि पैटर्न ही चेंजेस हो जाते हैं, जिस हिसाब से चीज़ें चलती रहती है। फिर मेंटल प्रेशर का रहता है कि हाँ कि पापा से पैसे मांग रहे हैं, कब तक। एक जैसे रहता है ग्रेजुएट होके आए व्यक्ति का, क्या रहता है ग्रेजुएशन होगा इंडिया में, ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं तो सेटल हो जाऊंगा, या स्किलिंग वगैरह। तो ग्रेजुएशन के बाद ना कोई स्किलिंग रहती है, सरकारी एग्ज़ाम की तरफ बढ़ जाते हैं हम कि हाँ सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर तैयारी भी करो उसकी, फिर उसके बाद पेपर लीक वगैरह भी हो जाते हैं चीज़ें, फिर इस हिसाब से पेपर भी बना देते हैं। तो एस्पायरेंट के साथ पता है ऐसे ही चल रहा है। हम लोग इस यूपीएससी ऐसा कोई भी सवाल कर सकती है इस दुनिया में जो हो रहा है ना, कुछ भी सवाल कर सकती है, हमें प्रिपेयर होना होता है। बट अगर वो 2006 का सवाल डाल रही है, मतलब उस साल में क्या हुआ था करके, इसे करंट अफेयर्स नहीं बना के दे सकते ना। ये तो फिर बुक में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, और वो बुक में लिखा नहीं है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि यूपीएससी ने इस साल दुश्मनी निकाली, आपको क्या लगता है? देखिए, दुश्मनी वाला वर्ड तो एक गलत नेगेटिव चले जाएगा, बट द थिंग इज़ दैट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन को टैकल करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो हथकंडे यूज़ किए हैं, है ना। यस, मैं ऐसा मतलब बोलूँगा, इतना डिफिकल्ट पेपर इसलिए आया कि कंपटीशन को टैकल किया जा टैकल सके। किया जाए। यस, और मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैंने मेरे साथ में कई ऐसे दोस्तों या फिर ऐसे लोगों से ही बात किया, जैसे हमारे ट्यूशन्स के हो गए, या फिर जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, कुछ बच्चे इतने खुश हैं कि जब आंसर की बाहर आई है, ठीक है, तो कुछ बच्चे इतने खुश हैं कि हाँ चलो हमारा निकल गया। उनका अबव 90-95 जीएस में तो स्कोर गया है, एंड अबव 80 उनका सीसेट स्कोर बन रहा है। तो मतलब उनका ये कहना है कि हाँ चलो हम लोग मेंस की तैयारी कर लेते हैं। हमारा स्कोर तो सीसेट में लाइक 60 तक ही पहुंच पा रहा है। क्योंकि टाइम टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकिंग, और दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी, ये बोलना चाहूँगा। बच्चे से बात कर रही थी हाल में, यूपीएससी एस्पिरेंट था वो, उसने बोला कि हम तो आईएएस आईपीएस ये बनते हैं इतना एग्ज़ाम देने के बाद, लेकिन जो नेता है वो सब चीज़ चला रहे हैं, उनका तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन यूपीएससी सारी खुंदस हमसे ही निकाल रहा है। इस पर आप क्या बोलोगे? ये भारत की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि जहाँ पर इस प्रशासन को चलाने वाला व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना पड़ता है जो एक अनपढ़ है, जिसको ये भी नहीं आता है कि उसे क्या बोलना है। अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के नहीं, क्योंकि सभी लोग इस आवाम में उसी प्रकार से हैं। हर पार्टी के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, किसी को राजनीति का अगर आर भी नहीं आता है, लेकिन बस उसके पास अगर फैमिली बैकग्राउंड है, पैसा है, तो वो जाहिर सी बात है वो किसी के ऊपर भी कमेंट करता है, कुछ भी चीज़ें बता देता है, और किसी भी तरीके से वो आईपीएस अधिकारियों पर अपनी एक धमक जमा के रखता है। लेकिन उनके लिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर भारत में तकदीर और कभी बदली सब कुछ, तो सबसे पहले होना चाहिए कि एमपी और एमएलएस के लिए भी एग्ज़ाम हो। अगर वो हमारे देश का सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटर बन रहे हैं, अगर किसी स्टेट के बन रहे हैं, हमारे देश के लिए बन रहे हैं, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अभी जब हम 2026 में बैठे हैं और एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल काफ़ी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पेपर लीक तो अब एक धंधा बन गया है। अब आपने देखा होगा कई सारे माध्यमों से इसको, एक तरीके से पेपर लीक एक धंधा है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम, आप एक बार आपसे पैसा भरवाएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे, और एग्ज़ाम करवाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर जैसे मान लेते हैं पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने के बाद दोबारा एग्ज़ाम होगा। चलिए, कुछ एग्ज़ामों में तो अभी तो न्यूज़ आई कि हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ ही अगर मैं मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा सेंटर कहीं लखनऊ चला गया और कहीं चला गया, तो मैं कन्विंस इशू होगा, वहाँ जा कर के होटल में रुकना है या स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रुकना है, खाना खाना है, क्या है, तो सारा बर्डन तो हमारे ऊपर ही आता है। लेकिन सरकार को पेपर लीक के मामले में जवाबदेही अगर उसकी फिक्स हो जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे अभी परसों मैंने देखा कि पटना में जिन 9 लोगों को नीट के पेपर में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा किया गया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। तो अगर हमारी जुडिशरी को भी, अगर जुडिशरी सबूत पे ही काम करती है, तो सबूत तो उनके पास बहुत सारे हैं। जैसे यूपी में अभी कई एग्ज़ाम लीक हुए, और उस एग्ज़ाम लीक होने के बाद ना तो सरकार मान रही, ना तो जुडिशरी के पास रखा गया, जुडिशरी भी तारीखी दी जा रही है। तो इसके लिए तो सरकार को भी या सबको जवाबदेही देनी होगी, क्योंकि जवाबदेही अगर आज आप नहीं दोगे, तो जाहिर सी बात है जनता ने अगर आपको उस सत्ता में बैठाया, तो जनता के पास अधिकार है आपको सत्ता से हटाने का। करोल बाग, पटेल नगर, और भी आपका कुछ इलाके हैं, यस, ORN वगैरह इलाके हैं जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है। वो कहीं ना कहीं से निकल के, मतलब 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं से कोई बच्चा आ रहा है, और वो बच्चा ना एक खुद की उम्मीद नहीं लेकर आ रहा है, पूरे घर वालों की उम्मीद लेकर आ रहा है। तो वो
4 5 6 जन का सोच के मतलब उनको उसको भेजा जा रहा है कि अगर ये कुछ बनता है, अगर ये लाइफ में कुछ अच्छा करता है ना, तो इसका खुद का नहीं, हमारा भी कुछ अच्छा होने वाला है। आप समझ रहे हो? मतलब एक पेरेंट्स भी तो ये सोचता है ना, मतलब पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि हम लोग ना बाहर कंट्रीज में नहीं रह रहे कि जहाँ पे माँ बाप ने बच्चों को पैदा कर दिया, हो गया इनका बस काम खत्म, 7 8 साल की या 10 15 साल की उम्र से बच्चा काम करने लग गया, वो वाला नहीं। वी लिव इन इंडिया। सो हम लोग ना हमारे मम्मी पापा और हमारे आने वाली जनरेशन को साथ में रख के चलना हमें सिखाया गया है। तो वही चीज़ हो जाती है, हम लोग ना अगर एक ऑफिसर बन के यहाँ से घर जाते हैं ना, हमारे मम्मी पापा मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे आने वाली जनरेशन, हम लोग इनका नाम रोशन और इनका फ्यूचर सेट करने वाला एक चीज़ हम लोग सोच के आते हैं यहाँ पे। और अगर नहीं हो पाता है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे 0.2% बच्चों का हो पाता है, बाकी के जो बाकी बच्चे हैं ना वो निराश होकर ही यहाँ से जाते हैं। बट इस बार का यूपीएससी का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आया, इसकी वजह कुछ बताई गई, कुछ सामने आया? बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप क्या देखोगे कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाते हैं, तो वो ट्रैप वगैरह मिल जाते हैं, तो उनका इन चीज़ों पे भी ध्यान रहता है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसे 360 365 दिन तो इसी में ही चला जाता है कि हाँ ये ट्रिक्स बता रहे हैं, ये ट्रैप बता रहे हैं। इनको क्या है, सिर्फ हम ही नहीं देखते, जो यूपीएससी रहती है ना वो भी देखती रहती है कि हाँ कहाँ से ट्रिक्स, अच्छा ये एलिमिनेशन ट्रिक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो क्या है उसमें टाइम देते रहते हैं ज़्यादा, और इस चक्कर में यहाँ भी दिक्कतें हो जाती है। मतलब आप बोल रहे हो जो वीडियोस और जो कोचिंग क्लासेस पढ़ा रही है उसके वजह से दिक्कतें हो रही है? नहीं, दिक्कतें उसकी वजह से दिक्कतें नहीं हो रही, मतलब उनमें बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैप वगैरह देखते रहते हैं ना कि ये एलिमिनेशन ट्रिक है, ये होता है, तो इसमें पता है सिर्फ हमें स्टूडेंट का नहीं, ये यूपीएससी के जो लोग रहते हैं ना उनका भी ध्यान रहता है कि मार्केट में ये चीज़ नया आया है तो इसको कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं। तो पेपर इस हिसाब से भी वो सेट कर देते हैं कि हाँ पर इस बार का जो पेपर था ना बहुत ही, मतलब क्या बताए, सिलेबस के अंदर ही खोजते रहे हम। अब सी सेट में मेरा था कि मैं राउंड 1 क्वेश्चन ढूंढ रहा था, जैसे टीचर वगैरह बताते हैं, तो राउंड 1 क्वेश्चन ढूंढ रहा था, तो राउंड 1 क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन मिले होंगे कि हाँ चलो टाइप्स हो गए। बाकी अगर इस बार जो है जो क्वेश्चन आए ना राउंड 1 वाले, वो हमें खुद ही सॉल्व करके हमें आंसर लाना है। जैसे वैसे तो रहता है, पहले क्या होता था सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है कि इसमें जो है आंसर इस टाइप से आ जाएगा जल्दी। अब इसे हमें खुद ही सीक्वेंस बनाना है, हमें खुद ही सॉल्व करना है इस टाइप से, तो वहाँ वो वाले क्वेश्चन भी टाइम खा रहे थे इस बार। और हमारे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जनता ने सीधे से नकारा है। आप जहाँ पर भी हैं उसको उनको समझना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अगर कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ा है, या प्रशासन अगर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़े एसेट बन सकते हैं, जहां दुनिया में कहा जाता है भारत की पूरी आबादी का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा युवा है, तो वो युवा को कुछ करने या कुछ बनने के लिए अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है, वो भीख तो मांग नहीं रहा है, वो अपने दम पर तैयारी करना चाहता है और तैयारी करके एग्जाम दे रहा है। बस आपको फेयर एग्जाम कराना है, रिजल्ट लाना है, और कम से कम पेपर लीक जैसी गतिविधियां ना हो, उस पर तो रोकना सरकार को चाहिए। तो हमने जैसे यूपीएससी पे बात की, पेपर लीक पे बात की। जब पेपर लीक की खबरें आई थी, काफ़ी सुसाइड्स की खबरें आई, यूपीएससी में भी काफ़ी सुसाइड्स की खबरें देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह क्या है? मैम मनोबल टूट जाता है, क्योंकि एक इंसान अगर वो तैयारी करने आया है तो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आया होता है, और अगर एक उम्मीद उसमें से अगर टूटती है तो मनोबल टूटता है। और किसी इंसान को अगर आप सामने जैसे कुछ आप बोल देते हो तो अगर उसको बुरा लगता है तो थोड़ी देर बाद अगर वो चाहेगा तो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर वो इंसान खुद से टूट गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी, मैं नहीं वहन कर पा रहा हूँ चीज़ें, और कहीं अपने दोस्तों को देखता है, अगर कोई दोस्त उसका सफल हो गया है तो एक तरीके से धीरे धीरे इन्फीरियरिटी आने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे पास ये जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर वो सारी जिम्मेदारियाँ वहन नहीं कर पाता है तो आज के समय में जहाँ पर हम मानसिक कौशल की बात करते हैं, तो मानसिक कौशल तो लोगों का धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, क्योंकि उम्मीदें हम लोगों ने ज़्यादा बना ली हैं, और अगर उम्मीदें नहीं पूरी हो पाती हैं तो इंसान को सबसे आसान यही दिखाई दे रहा है। वैसे ये नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि मृत्यु तो फिक्स है ही है, तो वो तो होगी, लेकिन जब तक आपका जीवन है तब तक ये तो संघर्ष की कहानी है, संघर्ष तो लगा ही रहेगा। एक बार फिर यूपीएससी के पेपर पे आते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया, तो क्या ये बच्चों के लिए सही नहीं था? क्योंकि अगर यूपीएससी लीनियंसी दिखाएगी तो आईपीएस आईएएस के पोस्ट पे निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। मैडम वही तो मैं पहले भी बोला कि वो एक स्वतंत्र निकाय है, अगर उसने ऐसा किया है तो हमारे लिए नया था।
अगर इस बार हमको नया मिला है तो जाहिर सी बात है अगली बार सब लोग, चाहे अब जैसे आप कोचिंगों की बात करें तो कोचिंग भी बदलेंगे, अपना मॉड्यूल पढ़ने का तरीका बदलेगा। हम परंपरागत चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम केवल लक्ष्मीकांत पढ़ करके या केवल ज्योग्राफी का पढ़ करके, सिंधु श्री खुल्लर पढ़ करके या बड़ी किताबों को पढ़ करके ही, अगर जब उसके क्वेश्चन ही कम हो जाएंगे, वेटेज कम हो जाएगा, तो हम नई चीज़ों पर जाएंगे, नई चीज़ों पर फोकस करेंगे। हमारे लिए नया था इसलिए हमको नया एकदम फील हुआ, और बदकिस्मत से ये दौर भी हमारा था कि हमने एग्ज़ाम दिया और नहीं एग्ज़ाम में अच्छा क्वालिफाई कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है रिग्रेट तो रहेगा ही रहेगा। आप जो रेंट क्राइसिस की बात कर रहे थे उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, द थिंग इज़ दैट यहाँ पे ना एक माफिया चल रहा है, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड माफिया बिकॉज कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप करोल बाग में जाओ, आप ORN में जाओ, रेंट ऐसा लिया जा रहा है, और मैं आपको 110% बता रहा हूँ, यहाँ पे ना घर एक के ऊपर एक बनाया गया है बिना किसी अथॉरिटी के, मतलब किसी परमिशन के। और एक तो इसमें दो चीज़ हो जाती है कि उस घर की फाउंडेशन एक तो मजबूत नहीं है, तो बच्चे की जान की कीमत तो इन लोग को है नहीं। सबसे पहली चीज़, बच्चे की जान की कीमत है नहीं, और लेकिन बच्चा मजबूरी में यहाँ पे रह रहा है, और रेंट बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा रेंट है। जैसे मैं आपको पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई का तो ये तो रहेगा ही रहेगा, जितना ज़्यादा डिमांड मतलब जितना उतना ही ज़्यादा आपका सप्लाई। तो द थिंग इज़ दैट कि रेंट भी बढ़ने वाला है, लेकिन रेंट आप एक एक बच्चे से 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हो, है ना। यहाँ पे जो रेंट है वो 10,000, मैं मानता हूँ कि जो रूम्स है ना यहाँ पे 10,000, मैक्स टू मैक्स 15,000 वाले हैं, लेकिन आपको 50-50 हज़ार के रूम्स दिखेंगे यहाँ पे। एक रूम 50,000 का? यस, मतलब जैसे अभी हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग वहाँ पे 25,000 तो ऑलमोस्ट देते ही देते हैं। ओके। यस, एक रूम मतलब हमारा वही 1 BHK 2 BHK फ्लैट जो भी आप हैं, अगर मैं 2 BHK की बात करूँ 50,000 रुपीज़ का है। इसके पहले हम लोग जहाँ पे रहते थे उसका रेंट था 20,000, एंड इट वाज ऑफ 1+1, मतलब उसमें ना हॉल था ना कुछ था, एक रूम था, एक किचन था, छोटा सा किचन और एक बाथरूम, ठीक है। अक्सर जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो यूपीएससी का सबसे बड़ा हब माना जाता है दिल्ली, और जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करने आते हैं उनके लिए रेंट इतना हाई होना, ऊपर से इतना मेंटल प्रेशर, फिर पेपर का भी इतना इतना मुश्किल आना, ये सब बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है? देखिए, अगर आप ना कभी, जैसे ये सब बातें तो बोलनी नहीं चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप ना कभी शाम में यहाँ पे बाहर निकलोगे ना, मैं आपको, हमने जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग क्लास ख़त्म करके हमारे घर पे जाते हैं, हम लोग ने 3, जैसे वो पागल लोग नहीं होते थोड़े, उनको देखा है, और वो तीनों के तीनों यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप पटेल नगर के बस स्टैंड पे आके देखिए, आप करोल बाग के बस स्टैंड्स पे जाके देखिए, आपको पेपर पढ़ते हुए, आपको बुक्स पढ़ते हुए वो दिखाई देंगे। जब उनकी बैक हिस्ट्री हमें मालूम पड़ती है कि भाई ये एस्पिरेंट थे, आए, इतने पढ़ाई मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को अपना अब सब कुछ बना लिया था, वो था यूपीएससी। लेकिन जाहिर सी बात है अगले आने वाले समय में अगर ऐसा ही पेपर बना तो हम तैयारी उस हिसाब से करेंगे। जो बच्चे इस वक्त मायूस है उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? मायूसी तो मैम तो ये तो है ही है, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जीवन है, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये नहीं तो कुछ और मिलेगा ही मिलेगा। और अगर भगवान ने हम लोगों को जीवन दिया है तो पेट भरने के लिए संसाधन तो मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि ये संसाधन आपको अपना सोचा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें किसी प्रकार का रिग्रेट या किसी प्रकार का, उस समय तो ज़रूर पीड़ा होती है क्योंकि आपने पूरा साल दिया है, पूरा समय दिया है। बिना किसी टेंशन के लगे रहिए, जीवन है, संघर्ष है, कहानी है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, ये सब तो फिर। आप प्लान बी पर क्या सोचते हैं? मैम प्लान भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सब कहने में तो अच्छा लगता है कि ठीक है यूपीएससी या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हो गया तो भगवान करे आपका हो, और सिलेक्शन सबका हो, मेरा हो, आपका हो, जो तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक प्लान भी दिमाग में रखिए, क्योंकि अपना सोचा अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखिए जिससे जीवन निर्वाह हो सके, जिससे चीज़ें चल सके। ये मेरा कहना है, बाकी तो ठीक ही है फिर तो। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, एक बच्चा जो यूपीएससी देने आता है या कोई भी एग्ज़ाम देने आता है, उस पे जो इतना सोसाइटल प्रेशर बनाया जाता है, ये कैसे ख़त्म होगा?
ये तो बच्चों को अपना खुद मानसिक उत्प्रेरण करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट खुद रहना पड़ेगा। किसी बाहरी मोटिवेशन, किसी बाहरी उसके प्रेरणा की स्वप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की, वो खुद मोटिवेट रहे। वो सुसाइड में वो करते हैं ना जिनके पास एक तरीके से सब कुछ हार जाते हैं। अगर आप सुसाइड करने, भगवान करना करे कोई करे, लेकिन अगर आप करने जाते हैं तो ज़रूर अपने माँ बाप का चेहरा ज़रूर ध्यान देखिए, क्योंकि अगर आप सुसाइड करेंगे तो केवल उसमें आपका जीवन नहीं खत्म होगा, आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी जीवन खत्म होता है। क्योंकि अगर बाप किसी भी बेटे को या किसी भी बेटी को अगर उसमें कंधा देता है या उसकी चिता को मुखाग्नि देता है, तो बाप जान लीजिए वहीं आधा खत्म हो जाता है। तो सुसाइड तो किसी को नहीं करना चाहिए, और सुसाइड कोई इसका रास्ता भी नहीं है। बस आप जितना ज़्यादा रहे मोटिवेट रहें, चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखिए, निराशावादी जितना कम हो सके उतना रहिए, और अपने आसपास का वातावरण अच्छा बना के रखिए, सब कुछ सही होगा फिर तो। इन चेहरों के पीछे सिर्फ एक रोल नंबर नहीं, बल्कि सपने, त्याग और अनगिनत अनकही कहानियां हैं। हो सकता है कल इनमें से कोई देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां संभालता दिखाई दे। तब तक उनके इस सफर को सलाम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज।